गुड मॉर्निंग। अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी विषय का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द, जो हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और शब्द क्या है, शब्दों की जो उत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर जो उसके अलग अलग भेद बताए गए हैं, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में लगभग देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। शब्द से आप परिचित हैं, क्योंकि हम जब कुछ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ शब्द ही बोलते हैं, जब कुछ लिखते हैं तो कुछ ना कुछ शब्द ही लिखते हैं। तो शब्दों की परिभाषा क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है कि जब हम शुरू में सबसे पहले जब हम वर्ण लिखते हैं, कोई ना कोई अक्षर लिखते हैं तो वो एक वर्ण होता है। और जब बहुत से वर्णों को या एक से अधिक वर्णों को जब हम एक साथ लिखते हैं तो कुछ अलग शब्द बन जाते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो शब्द की परिभाषा है कि जब दो अक्षर या दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं और जब उनका कुछ खास अर्थ होता है तो उसको कहते हैं शब्द। अब जैसे कहने का मतलब है कि हम बहुत से शब्दों को, बहुत से वर्णों को या बहुत से अक्षरों को एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका हमेशा सार्थक अर्थ ही निकलेगा। हम एट रैंडम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ ही बिना किसी सोच विचार के हम कुछ भी लिख सकते हैं एक साथ। और बहुत से वर्णों को और बहुत से अक्षरों को हम एक साथ रख सकते हैं, लेकिन हर एक स्थिति में उसका एक सार्थक अर्थ नहीं होता है। लिखने के लिए कुछ भी लिखा जा सकता है। तो शब्द सिर्फ वही अक्षरों का समूह होगा या वर्णों का समूह कहलाएगा शब्द, जिसका कुछ खास अर्थ होता हो और जिससे एक सार्थक अर्थ निकलता हो। अगर सार्थक अर्थ नहीं निकलता है तो उसका मतलब हुआ कि वो शब्द नहीं कहा जाएगा। भले ही लिखने के लिए सिर्फ कुछ लिखने और देखने तक के लिए एक शब्द या अक्षर हो सकता है, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों या अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ खास अर्थ होता है, उसे कहते हैं शब्द कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, जैसे कलम है, किताब है, फिर यहाँ पर घड़ी है। तो ये अगर देखा जाए तो जैसे कि हम क लिखे हैं, फिर उसमें अगर हम ल जोड़ देते हैं, फिर उसमें म को जोड़ते हैं, तो इस तरीके से ये तीन वर्ण मिल करके एक जो है कि एक समूह बनाते हैं और इसको हम लोग कलम लिखते हैं। तो कलम यानी कि एक कोई वस्तु है या एक इसका सार्थक शब्द हो गया। इस तरीके से अगर हम किताब भी देखें तो इसमें भी दो तीन वर्ण है। इस तरह से घड़ी है, फिर ये घर है। अगर घ और र को अगर हम अलग अलग लिखते हैं घर, तो ये दो वर्ण है और मिल करके घर बनते हैं, घर यानी जिसमें हम लोग रहते हैं, एक सार्थक शब्द हो गया। तो इस तरीके से ये शब्द कहलाएंगे। इस तरह से विद्यालय है, जब वर्ण या अक्षरों का समूह मिलता है यानी कि विद्यालय, तो इसमें भी अलग अलग वर्ण मिल करके और जो है कि इसमें एक अपना समूह बनाते हैं और उसका कुछ खास अर्थ होता है। तो इस तरीके से ये शब्द कहलाएंगे। अब है कि शब्दों को, ये शब्द की जानकारी हो गई। अब शब्दों का वर्गीकरण भी किया गया है, अलग अलग दृष्टिकोण से शब्दों का वर्गीकरण भी किया गया है। अब कभी शब्द जो है कि अर्थ के दृष्टिकोण से अलग हो गए, कभी रचना के दृष्टिकोण से उनके अलग अलग प्रकार हैं, कभी उत्पत्ति के अनुसार भी उनका अलग अलग भेद हैं। तो हम इसके बाद से सभी के विषय में जानेंगे। अभी अगर देखा जाए तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ जो है कि अलग अलग प्रकार के अर्थ होते हैं। एक जो है कि इसमें पहला हो जाएगा कि समानार्थी शब्द जो होता है, जिसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे अगर जल को हम लोग लिखते हैं जल, फिर उसको नीर भी कहते हैं। तो ये एक तरीके से एक समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। भले ही उनका लिखावट या उनका लिखने का तरीका अलग है, लिखने में अलग जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। इसी तरह से हम लोग कमल को लिखते हैं कमल, फिर उसको हम लोग लिखते हैं पंकज। तो ये जो है कि ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो ये समानार्थी शब्द हैं, यानी कि दो ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता हो या एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, तो वो समानार्थी कहलाएंगे, यानी कि पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह से विलोम शब्द होता है। विलोम यानी कि जिसको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, यानी कि उल्टा अर्थ देने वाले, जो उल्टा अर्थ देते हैं उसको विपरीतार्थक कहेंगे। उस तरह से एकार्थी शब्द होते हैं। एकार्थी तीसरा है, एकार्थी शब्द, और एक है अनेकार्थी। एकार्थी का मतलब हुआ जिसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। जैसे
अगर हम किसी ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसका सिर्फ एक अर्थ होता है, अनेक अर्थ नहीं देता है, जैसे आसमान अगर बोले तो आसमान सिर्फ आसमान ही है। उसी तरह से अनेकार्थी का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनका अनेक अर्थ होता है, अलग अलग स्थितियों के अनुसार या अलग अलग अवस्थाओं में उसका अर्थ अलग अलग होता है, उसको कहते हैं अनेकार्थी। यानी कि जो शब्द तो एक ही है मगर उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें फल, तो फल जैसे ये शब्द है, तो इसका क्या है कि एक जो है कि जैसे ये राज, ये दो शब्द है फल। फल यानी कि जैसे अगर पेड़ पर कुछ फल फलता है उसको भी हम लोग फल कहते हैं। और हम लोग ये भी कहते हैं जैसे परीक्षा फल निकलता है, या जब हम कोई काम करते हैं तो उसका हमें जो रिटर्निंग मिलता है, यानी कि उसका जो हमें अच्छा या बुरा प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ता है, तो उसको कहेंगे फल। जैसे कि कहते हैं ना कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। तो मतलब कि फल एक शब्द है, लेकिन इसका मतलब एक पेड़ वाले फल से भी है और एक फल का संबंध है कि हम जो कुछ क्रिया करते हैं, जो कुछ काम करते हैं, तो उसके अच्छे बुरे जो परिणाम हमारे सामने आते हैं, उसका अच्छा बुरा जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो वो भी फल होता है। अब इस तरीके से हम आगे देखेंगे कि शब्दों के जो भेद है वो रचना के आधार पे, फिर उत्पत्ति के आधार पे कैसे हैं, तो उसका भी हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे अभी। अब इसमें देखिए अनेकार्थी में एक शब्द अभी छूट रहा था, जैसे कि राज है, नीचे लिखा हुआ है फल के बाद। तो राज का मतलब हुआ कि राज यानी कि रहस्य को भी राज कहते हैं। और इस तरीके से राज का संबंध जो है कि राज्य कार्यों से भी है, राजा से संबंधित भी है, जैसे कि राजपुत्र, राजपुरुष, राजादेश, इस तरीके से। तो राज का मतलब होता है कि एक रहस्य हो जाएगा और एक उसका अलग अर्थ भी होता है। तो इस तरीके से वो अनेकार्थी शब्द है। चलिए अब देखते हैं कि रचना के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के उसके जो है कि इसको बनावट के अनुसार भी कहते हैं, रचना या बनावट के अनुसार। जैसे शब्दों की रचना हुई है या शब्दों की जो बनावट है, उस हिसाब से शब्द के 3 भेद हैं। पहला उसमें है रूढ़ शब्द होता है, पहला रूढ़ है, दूसरा यौगिक है और तीसरा होता है योग रूढ़, जो अभी आगे इसमें देखेंगे। अभी देखते हैं हम लोग रूढ़ को। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ का मतलब होता है कि जो शब्द रूढ़ यानी कि किसी खास अर्थ को बताने वाला, जैसे रूढ़ से ही रूढ़िवादी भी बना हुआ है, जिसका मतलब होता है उसका एक खास अर्थ होता हो, निश्चित अर्थ होता हो। तो इसमें देखा जाए इस हिसाब से तो रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि वैसे शब्द जो किसी खास अर्थ को देते हैं या खास अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन जब उनका अलग अलग जब उनको खंड करते हैं, यानी कि जो शब्द है और उसके वर्णों को अगर अलग अलग उसको अगर खंडित किया जाए, तोड़ा जाए, तो तब वे निरर्थक हो जाते हैं, तब उनका कोई खास अर्थ नहीं रह जाता है, उसको कहेंगे रूढ़ शब्द। जैसे अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है जल, फिर ये कल है, जप है, इस तरीके से हम और भी शब्दों को ले सकते हैं। जैसे जल में जल कहने से जल का अर्थ होता है जल, यानी कि हम लोग पानी को कहते हैं, जिसको हम पीते हैं तो उसको हम जल कहते हैं। लेकिन अगर इसी को अगर हम खंड खंड कर दें, जैसे कि जा को अलग कर दें और फिर आ को ला को अलग कर दें, तो फिर ये जा और ला अलग अलग होगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा, सिर्फ ये महज एक वर्ण बन के रह जा रहा है, व्यंजन वर्ण हो गए। इसी तरह से इसमें भी है कल, यानी कल का मतलब हुआ कि जैसे दिन जो बीत जाता है उसको भी कल कहते हैं, इसका एक अर्थ है। या और भी जो कल कारखाने से संबंधित है, जो मशीनी पार्ट पुर्जे होते हैं, तो उसको कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको अगर अलग अलग कर दें, जैसे क को अलग कर दें, फिर ल को अलग कर दें, तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं बन जाता है, समझ गए ना। तो इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये एक वर्ण हो गया, ये का ये वर्ण है, ये भी एक वर्ण है, इसको खंडित किया गया तो अर्थ नहीं निकल रहा है। इसी तरह से जप है, जप यानी किसी का जाप करना, जपना, किसी चीज़ को बार बार याद करना, उसको जप कहते हैं। लेकिन अगर हम ज और क को अलग कर देंगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से ये है रूढ़ शब्द। इसके बाद से हम लोग देखेंगे, इसके बाद अब योग रूढ़ और यौगिक शब्द। दूसरा जो इसका भेद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं कि वो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, और जिसमें दोनों ही जो शब्द होते हैं उसके जो 2 शब्दों का जो मेल होता है, दोनों का ही एक खास अर्थ होता है। जैसे यहाँ देखिए स्वदेश, यानी कि इसमें स्व और देश, ये 2 इसमें खंड होगा, इसके 2 सार्थक शब्द हैं, इनसे और इन दोनों के मेल से बना हुआ है। स्व माने अपना होता है और देश यानी कि देश यानी अपना देश। उसी तरह से विद्यालय है,
विद्यालय को आप देखिए, विद्या और आलय, विद्यालय यानी कि विद्या का आलय यानी कि विद्या का घर। कुपुत्र है यानी कि कु आजोड़ पुत्र, कुपुत्र यानी जो पुत्र कुपुत्र हो जाए। राजपुत्र है यानी कि राजा का पुत्र या राजधर्म से संबंधित पुत्र, ये हो गया राजा, राज प्लस पुत्र। तो इसमें दो खंड है, राज और एक है उसमें पुत्र। तो इस तरीके से ये देख रहे हैं कि इसमें यौगिक शब्द है, दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं और इसका एक खास अर्थ होता है। इस बात से योग रूढ़ रचना या बनावट के दृष्टिकोण से शब्द का तीसरा भेद है। इसके पहले आपने यौगिक शब्दों को देखा, जिसमें हमने बताया कि यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जो दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, लेकिन उनका दोनों का अपना अपना अर्थ होता है। अब इसमें योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जो सार्थक शब्दों के तो योग से बने होंगे, लेकिन वो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। अब इसके अंतर्गत शब्द जो आते हैं वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जितने जो शब्द आते हैं, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आने वाले जो शब्द होते हैं वो ये योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दशानन, दशानन का मतलब होता है जो 10 मुख वाला हो, जिसके 10 मुख है उसको कहेंगे दशानन। तो ये अपना एक विशेष अर्थ रखता है। उसी तरह से ये पंकज है, पंकज यानी कि जो पंख से यानी कीचड़ से उत्पन्न होता है उसको कहेंगे पंकज। उसी तरह से चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर यानी कि जिसके शिखर पर चांद हो, यानी कि जिसके शिखर पर चांद हो उसको चंद्रशेखर कहेंगे। और घनश्याम, घनश्याम का मतलब है जो घन के समान काला हो, यानी जो बादलों के समान काला हो उसको कहेंगे घनश्याम। और पीताम्बर यानी जिसका वस्त्र पीला हो। तो इस तरीके से योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत वैसे शब्द आते हैं जिनका कोई खास या विशेष अर्थ होता है। और इसको याद रखने का तरीका है कि बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जो शब्द आएंगे वो योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं।